हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोकेश चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा कि ये हमारा आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से आता है, क्योंकि इवन जब हमारी इमरजेंसी भी लगी होती है तब भी ये आर्टिकल हमसे छीना नहीं जा सकता। दोनों ही आर्टिकल छीने नहीं जा सकते, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से आ जाता है। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो जो ये हमारा आर्टिकल 20 है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है। जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। अब कन्विक्टेड पर्सन होते कौन है? तो जिस पर्सन के ऊपर भी प्रोसीडिंग चल रही होती है तो वो पर्सन जो है कन्विक्टेड होता है। तो जिस पर्सन के ऊपर भी कन्विक्टेड होता है वो पर्सन, तो उसके प्रोटेक्शन की बात करता है हमारा आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 के अंदर आ जाता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ नो कमिटमेंट। सिंपल सिंपल बोलूँ तो ये जो है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होते कौन से हैं? तो जैसे कि किसी पर्सन को जो है, जिस पर्सन से, जैसे किसी पर्सन ने जो है 2012 में जो है क्राइम किया, अब जो है 2014 हो गए, ठीक है, 2014 हो गई। 2012 में जो थी प्रोसीडिंग का जो सिलसिला था वो अलग था। 2014 में जो है अमेंडमेंट के थ्रू या कुछ ऐसे रूल्स ला करके जो है वो चेंज हो गया। जैसे ए पर्सन ने जो है मर्डर का चार्ज किया था, मर्डर में कुछ जो है अमेंडमेंट करके उसकी पनिशमेंट बढ़ा दिया, कोई प्रोसीडिंग में चेंज कर दिया। तो वो पर्सन जो है 2012 की ही प्रोसीडिंग के हिसाब से चलेगा, ना कि 2014 की प्रोसीडिंग के हिसाब से। ये कहता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जिस पर्सन ने जब कमिट किया क्राइम और उस समय के लॉ के हिसाब से ही जो है वो पर्सन चलेगा। इसके अंदर आ जाता है हमारा केस रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1965 का एक केस है। इस केस के अंदर क्या था कि कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पर्सन जो है कन्विक्टेड है तो उसे क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव पर्पज से जो है ना, उसे, उस पर्सन को जो है अगर उसके बेनिफिट की बात करता है वो लॉ, जैसे कि 2012 में किसी ने कमिट किया, 2014 में कुछ प्रोसीडिंग आई और वो प्रोसीडिंग से उस कन्विक्टेड पर्सन के लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो पर्सन के लिए जो है उस 2014 का ही रूल्स जो है अप्लाई किया जा सकता है। और वही रूल अप्लाई करेगा जो कि उसके प्रॉफिट के लिए, उसके फ़ायदे के लिए होगा। एंड इसके बाद आया हमारा मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, 2015 का केस था। इसके अंदर क्या क्या था कि वो, इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि प्रोसीडिंग अगर इन फ्यूचर यानी कि 2014 में जो है कुछ प्रोसीडिंग ऐसी हो जाती हैं, तो प्रोसीडिंग के अंदर कुछ बदलाव हो जाते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं अप्लाई करेंगी, प्रोसीडिंग तो अप्लाई करेंगी। जैसे कि 2012 में था, प्रोसीडिंग में ये था कि एविडेंसेस कलेक्ट करने का तरीका कुछ और था, अब 2014 में कुछ और हो गया, तो वो चीज़ें तो अप्लाई करेंगी। लेकिन पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट और कन्विक्शन से रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ भी मैटर ऐसा होता है, चेंज होता है और वो इसके प्रॉफिट की बात करता है कन्विक्टेड पर्सन की, तो वो जो है रूल अप्लाई होगा, वो उसके लिए अप्लाई किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। पनिशमेंट जैसे कि 2012 में मर्डर का चार्ज लगाया किसी के संग, और मर्डर में क्या है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट थी सज़ा पहले। 2014 में क्या है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट से बदल करके कैपिटल पनिशमेंट दे दी। तो ये तो फ़ायदे की बात नहीं करता उस कन्विक्टेड पर्सन के लिए, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजमेंट ज़्यादा सही है कैपिटल पनिशमेंट से। तो क्या है कि कैपिटल पनिशमेंट ही दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता कि 2014 में जो है लाइफ कैपिटल पनिशमेंट ना हो करके कोई 10 साल या 5 साल पनिशमेंट कर दी जाती, तो ये फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ जो है अप्लाई हो जाती कन्विक्टेड पर्सन के लिए, क्योंकि ये जो है उसके प्रॉफिट की बात करता है हमारा ये। इसके बाद आता है कि हमारा नेक्स्ट क्लोज आती है हमारी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस, जो कि डबल डीओ पार्टी का जो है प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब इसमें क्या है कि किसी पर्सन ने जो है कोई ऑफेंस किया, अब उस सेम पर्सन के लिए और सेम ऑफेंस के लिए कोई अलग जगह जा कर के कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। जैसे कि एग्जांपल लें, किसी एक पर्सन ने जो है बी का मर्डर कर दिया, भाई घोंप दिया चाकू। अब क्या है कि मर्डर करने के बाद क्या है कि अब ए पर्सन जो है कन्विक्टेड हो गया मर्डर के चार्जेस में। अब बी की फैमिली वालों ने जो है केस कर दिया और इसे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है इसे फांसी की सज़ा जो है मिल गई, या 10 साल की सज़ा मिल गई, आगे चलते हैं 10 साल की मिल गई। अब क्या है कि फैमिली वाले को सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये भाई 10 साल की सज़ा कम मिली है और मिलनी चाहिए, तो ये दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं कि इसने जो है मेरे बी का जो है मर्डर किया था, इसकी फैमिली वाले गए दूसरी कोर्ट में और कहा कि ए ने मर्डर किया था बी का, तो इसके लिए क्या है कि इसे पनिशमेंट दी जाए। तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एक ही कन्विक्टेड पर्सन को सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट दी जा सकती है और पनिशमेंट नहीं दी जा सकती।
थर्ड क्लोज बात करती है नो पर्सन एक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि प्रोहिबिट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद की गवाही देने के लिए जो है मना करता है, प्रोहिबिट करता है, ये थर्ड क्लोज। तो ये थी हमारी थर्ड क्लोज। अब इसे डीपली पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 20 क्लोज 2 की डबल पार्टी की क्लोज डीपली पढ़ते हैं, ये कहना क्या चाहती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हमारी मैक्सिम नेमो डेविड बिस वेक्सारी। हो सकता है प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही है और ये प्रोनाउंसिएशन ना हो इसका, बाकी आप देख लीजिए कि क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। और तो ये लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म की मैगजीन है, और इसका मतलब क्या है कि नो पर्सन आउट टू बी ट्वाइस वेस्टेड, यानी कि इसका अर्थ देखें ये कहना क्या चाहती है मैगजीन। तो नो पर्सन शुड बी ट्वाइस पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड अपॉन द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स इफ देयर हैज़ बीन फाइनल डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये बोलती है हमारी मैगजीन। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो एलिमेंट्स देखते हैं क्या कहते हैं इसके एलिमेंट्स, डबल पार्टी के क्या एलिमेंट्स है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट आता है कि द पर्सन, जो पर्सन है वो एक्यूज होना चाहिए ऑफेंस के लिए। दूसरी आती है प्रोसीडिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन मस्ट टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, यानी कि जो प्रोसीडिंग उसके ऊपर चल रही है तो सबसे पहली बात यह है कि वो कोर्ट के अंतर्गत आनी चाहिए, वो कोर्ट में जो है उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ये बात करता है हमारे सेकेंड एलिमेंट। इसके अंदर केस आ रहा है हमारा मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस के अंतर्गत क्या था कि मकबूल हुसैन के पास कुछ गोल्ड होता है जो कि इलीगल तरीके से होता है। अब क्या है कि कस्टम ऑफिसर्स जो हैं उस गोल्ड को जो है रख लेते हैं, सीज कर देते हैं। अब उससे क्या है कि उसके ऊपर केस भी चलता है मकबूल हुसैन के ऊपर। और उस केस में क्या होता है कि मकबूल हुसैन कहते हैं कि जब मेरे पे ऊपर जो है पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है, मेरा सोना जो है जब्त कर लिया गया है, तो मुझे जो है क्यों प्रोसीडिंग चल रही है, क्यों पनिश किया जा रहा है मुझे इस चीज़ के लिए। तो कोर्ट कहती है कि सबसे पहली बात कि जो कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा जो लिया गया है तो वो प्रोसीडिंग ही नहीं है। और जो भी कोई केस अगर आता है, पहली बार कोई केस आता है कोर्ट के अंतर्गत और उसमें पनिशमेंट दे दी जाती है, और फिर भी दोबारा कोई केस होता है आपके ऊपर सेम फैक्ट के लेकर के चलता है, कोई भी केस दोबारा होती है, तो आप डबल पार्टी का जो है सिद्धांत जो है आप राइट जो है उसे ले सकते हो, आपको कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन आपके ऊपर अगर कोर्ट में ही नहीं आई आपकी प्रोसीडिंग, तो आपके लिए जो है वो डबल पार्टी का जो है सिद्धांत अप्लाई नहीं करेगा, आपको राइट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। तो ये बोला गया मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। थर्ड पॉइंट आता है द पर्सन शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश इन वेरियस प्रीवियस प्रोसीडिंग, यानी कि जो केस उसके ऊपर हुआ, जो कोर्ट के अंदर केस आया, तो उसके अंतर्गत ये मेन है कि उसके अंतर्गत जो है उसे पनिश किया जाए, उसके अंदर पनिशमेंट मिले। जैसे कि किसी ने मर्डर कर दिया और केस आया कोर्ट के अंतर्गत, तो उसमें क्या है कि मर्डर की सज़ा उसे दी जानी चाहिए। अगर उसके अंदर सज़ा नहीं दी जाती और उसे बेगुनाह साबित करके जो है छोड़ दिया जाता है और कोई दोबारा से केस कर देता है, तो उसमें क्या है कि वो एप्लीकेबल है, वो माना जाएगा कि हाँ भाई वो उसमें केस में पनिशमेंट नहीं मिली थी, तो पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ एलिमेंट आता है हमारा द ऑफेंस मस्ट बी सेम फॉर विच ही इज़ प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, यानी कि अगर सेम फैक्ट ऑफ उसमें बेसिस पे जो है कोई दूसरे कोर्ट में जाकर के कोई केस कर देता है, तो आप जो है डबल पार्टी का जो है राइट प्राप्त कर सकते हो, आपको कंपनसेट किया जाएगा अगर जो सेम फैक्ट नहीं है। यानी कि अगर मान के चलिए कि किसी ने कोई केस कर दिया 2012 में, किसी ने मर्डर का कर दिया, जैसे 2012 में जो है 2012 में जो है किसी ने मर्डर कर दिया। अब क्या है कि फैक्ट और लिख करके आ रहे हैं केस के साथ साथ, थ्रू मर्डर के साथ साथ उसने चोरी भी करी, रॉबरी भी डाली, डकैती भी डाली, या कुछ अनदर केस, या जैसे हर्ट कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस लगाए गए, तो ऐसे केसेस लिख करके आए, तो उनके बेसिस पे जो है वो केस कर सकता है, दोबारा नहीं कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है। लेकिन सेम ऑफेंस के लिए, यानी कि आपने मर्डर के चार्जेस के ऊपर जो है उसे केस करा, तो आप सेम मर्डर के चार्जेस के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके अर्थात जो जैसे कि रॉबरी निकल के आया था और ग्रीवियस हर्ट निकल के आए हैं, तो इन बेसिस पे जो है आप केस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मर्डर के चार्जेस पे नहीं कर सकते केस अप्लाई। तो ये बोला गया हमारे फोर्थ एलिमेंट में। तो ये होता है हमारे डबल पार्टी के फोर एलिमेंट। अब इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 20 में क्लोज थर्ड, जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, यानी कि अपने खुद के विटनेस की बात करता है। इसमें मैगजिम आ जाती है नीमो तमुरम सैफुरम असुर सेरे। तो भाई देखो प्रोनाउंस करने में भाई दिक्कत तो होगी क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं खतरनाक, और लॉ स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे कितने खतरनाक है लैटिन वर्ड। तो ये जो नीमो टेनिटोर सेफिसोर और एक्यूजारा, ये जो लीगल मैगजिम है, इसका मीनिंग की बात करें, जो रफली मीनिंग की बात करते हैं, तो ये कहता है कि नो पर्सन हैज़ टू एक्यूज हिमसेल्फ, ये बात करती है हमारी मैगजिम।
इसके अंदर क्या है कि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा का केस आया है इसके अंदर, और उस कोर्ट ने कहा कि ये एलिमेंट्स आपके जो हैं होने ज़रूरी हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए। क्या जो है आप अप्लाई कर सकते हो कि मतलब आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन दे सकते हो, कब दे सकते हो। तो सबसे पहला आया हमारा, इट इज़ अ राइट, ये जो राइट हमें मिला गया है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, तो ये एक्यूज पर्सन को मिला गया है। सेकंड बात करता है, इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस। अब भाई देखो, ये बात तो मैं कह नहीं सकता कि बिल्कुल कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई जैसे बड़ा स्टार है, अब उससे क्या है कि उसने किसी भी वजह से, किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या है कि अपनी गाड़ी से जो है किसी ठोकर मार दी, और वो उसकी क्या है डेथ हो गई। तो क्या है कि अपने बचाव के लिए जो है उसने किसी ड्राइवर को बुलाया कि भाई आप आओ, और आपसे जो है गुजारिश है कि आप जो है अगर ऐसा बोल दो कि जो है मैंने ही मैंने ही मतलब ड्राइवर ने ही जो है वो गाड़ी ठोकी है, उस गाड़ी ड्राइवर से ही गाड़ी ठोकी है, और आप अगर ऐसा बोलते हो तो जो है मैं आपकी फैमिली को 1 लाख रुपए देता हूँ, दूंगा। तो भाई वो मान जाता है, क्योंकि गरीब जो है अपनी फैमिली की चिंता करता है। तो क्या है कि मान गया कि जी ठीक है मैं बोल दूंगा इसे, और वो जाके बोल देगा। तो ऐसा क्या है कि ये जो चीज़ है ये मानी नहीं जाएंगी। ये इस चीज़ की बात करता है, ये इस चीज़ का प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी जो है अपना विटनेसेस नहीं दे सकता खुद से। थर्ड कहता है कि इट इज़ थर्ड जो है प्रोटेक्शन की बात करता है, जैसे कि कोई पर्सन जो है विटनेस दे रहा है खुद से, तो ना तो उसका विटनेस जो है माना जाएगा, साथ ही साथ उस विटनेस के साथ साथ जो सबूत मांगे जाते हैं कि सबूत दीजिए, आपने हम कैसे मान लें कि आपने ही मर्डर किया है, तो उस चीज़ का सबूत भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ना ही मांगा जाएगा उस व्यक्ति से। अब क्या है कि इस चीज़ के आने के बाद, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आने के बाद क्या है कि बहुत सी दिक्कतें आने लगी। अब इस दिक्कत को दूर किया हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थी कल्लू ने। अब इसमें क्या था कि जो जो विटनेसेस देने की बात जो करी थी, टू बी ए विटनेस, जो MP शर्मा का जो केस था उसमें जो बात करी गई थी, तो उसमें क्या था कि उसमें जो इंक्लूड था कि नॉट फर्निश एनी एविडेंस, जो सबूत नहीं मांगे जाएंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें ये भी इंक्लूड माना जाएगा कि भैया कि नो फिंगरप्रिंट, नो हैंड राइटिंग स्पेसिमेन, नो DNA, तो ये चीज़ें जो है एविडेंस के रूप में नहीं मानी जाएगी। और क्या है कि भाई बहुत सी दिक्कत आने लगी भाई, जब कोई भी विटनेस नहीं माने जा रहे, DNA नहीं माना जा रहा, हैंड राइटिंग नहीं मानी जा रही, तो भाई सबूत तो है ही नहीं फिर कुछ भी, तो ये तो इनजस्टिफिकेबल है ना। तो कोर्ट ने कहा कि देखो सबसे पहले तो आप जो है MP शर्मा का जो केस था, तो इस केस के अंतर्गत क्या है कि आप जो है उसका पहले तो स्कोप जो है नैरो कर दो। अब नैरो करने के बाद क्या था कि जो भी चीज़ें जैसे कि विटनेस तो माना ही नहीं जाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग स्पेसिमेन, तो ये चीज़ें जो है मानी जाएंगी। और जो है हमारा आर्टिकल 20 क्लोज थर्ड के अंतर्गत जो है ये चीज़ें मानी जाएंगी, ये बोला गया हमारा स्टेट बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थी कल्लू के केस में। अब इसके बाद दूसरा केस आया हमारा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस आया इसमें। तो इस केस के अंदर बोला गया कि जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं, टेस्ट मतलब जैसे किसी पर्सन को एक्यूज कर दिया, अब सबूत निकालने के लिए जो टेस्ट होते हैं जैसे कि पोलोग्राफी, ब्रेन फिंगरप्रिंट और नार्कोंगुलिस, ऐसे देख लीजिए, आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ऐसे दिक्कत हो रही है मुझे प्रोनाउंस करने में। बाकी नार्कोंगुलिस और पोलोग्राफी एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जैसे जो टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि उन्हें अगर एक्यूज पर्सन जो है खुद से बोलता है कि हाँ जी आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, तब तो वो एविडेंस माना जाएगा। लेकिन अगर वो मानता ही नहीं कि जी आप मेरा एविडेंस मतलब वो टेस्ट कर लीजिए, और वो मना कर देता और फिर भी आप ज़बरदस्ती टेस्ट करवा लेते हो, तो वो जो है एविडेंस नहीं माना जाएगा। ये बोला गया हमारा सेल्वी स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। और उसमें यह बोला गया कि ये जो है वॉयलेशन अगर कोई करता है ऐसा, तो उसकी बिना कंसेंट के अगर कोई पर्सन जो है उसका ऐसा टेस्ट कर लेता है, तो वो वॉयलेशन हमारा आर्टिकल 20 क्लोज थर्ड का। क्योंकि जो हमारा जो ये आर्टिकल 20 का क्लोज थर्ड है, ये प्रिजर्वेशन की बात करता है इंडिविजुअल की लिबर्टी की। तो ये बोला गया हमारा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि बताइए किस केस के अंतर्गत जो है कंसेंट मना कर दी गई थी, कि नार्कोलिज्म, पोर्नोग्राफी, ब्रेन फिंगरप्रिंट टेस्ट के जो केसेस हैं, कंसेंट के बिना जो है वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो ये आता हमारा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। और ये होती है वीडियो हमारी कंप्लीट।